प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम द सोल्जर पोएम को पढ़ेंगे। मैंने द सोल्जर पोएम को दो भागों में विभक्त किया है, बांटा है। नंबर फर्स्ट, द सोल्जर पार्ट 1, सेकंड द सोल्जर पार्ट 2। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में द सोल्जर पार्ट 1 की चर्चा पोएट इंट्रोडक्शन यानी कवि परिचय के रूप में किया था, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि द सोल्जर पोएम कवि रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1887 में हुआ और 1915 को सेप्टिसीमिया यानी रक्त विषाक्तता के कारण वे चल बसे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। वे एक सुखी संपन्न शैक्षिक परिवार में जन्म लिए थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके पिता के रग्बी स्कूल में हुई। इसके बाद वे किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ाई किए। W.B. येट्स जो महान आयरिश कवि थे, वे रूपर्ट ब्रुक साहब को इंग्लैंड के सबसे युवा सुंदर व्यक्ति के रूप में वर्णन किया है। अब आगे हम द सोल्जर पोएम को देखेंगे। द सोल्जर पोएम में आगे लिखा हुआ है, इफ़ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे मौत को बस इतना समझना, that there is some corner of a foreign field, कि विदेशी ज़मीन का कुछ हिस्सा, that is forever England, जो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। कहने का मतलब, कवि रूपर्ट ब्रुक साहब पूरी तरह से देशभक्ति से ओतप्रोत हैं और उनका जैसा मानना है कि उनके शरीर में इंग्लैंड बसता है और उनका शरीर जहाँ गिरेगा, जहाँ उनको दफन किया जाएगा, वो सारा जो क्षेत्र है जहाँ पे वो दफन होंगे वो इंग्लैंड का हो जाएगा। चुप कैसे? देयर शैल बी, आगे कहते हैं देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कंसील्ड, यानी आगे कहते हैं कि इन दैट रिच अर्थ, यानी उस समृद्ध धरती पे, यानी समृद्ध भूमि पे, ये रिचर डस्ट कंसील्ड, यानी एक समृद्ध कण। कैसा समृद्ध कण? रूपर्ट ब्रुक साहब रूपी समृद्ध कण, यानी उनके पार्थिव शरीर का जो कण है, किससे जाकर के मिलेगा? तो उस समृद्ध धरती से जाकर के मिलेगा, यानी उसमें जाकर के दफन हो जाएगा। तो वो जो धरती है इंग्लैंड का हो जाएगा, जैसा उनका मानना है। ये डस्ट होम इंग्लैंड बो, और आगे कहते हैं कि ये जो डस्ट है, यानी ये जो पंच तत्वों से मिला हुआ जो बना हुआ जो ये मेरा शरीर है, उसमें किसका योगदान है? तो होम इंग्लैंड वो, इस शरीर को किसने जन्म दिया? तो इंग्लैंड ने जन्म दिया। उनका कहना है कि इस शरीर को इंग्लैंड ने जन्म दिया। शेप्ड, ढांचागत किया, यानी आकृति प्रदान किया। मेड अवेयर, यानी
स्किलफुल बनाया, यानी जागरूक बनाया, यानी कौशल प्रदान किया, कौशलता दी। कौन? इंग्लैंड ने उनके शरीर को जन्म दिया, ढांचागत किया यानी आकृति प्रदान किया और उन्हें जागरूक बनाया। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, और प्यार, अपनत्व, स्नेह बरसाने के लिए कभी फूल दिया। किसने दिया? तो इंग्लैंड ने दिया, उनका राष्ट्र दिया। हवेज टू रोम, और जीवन की यात्रा करने के लिए क्या दिया? तो रास्ता दिया, मार्ग दिया। और ये सारा का सारा कौन दिया? तो इंग्लैंड ने दिया, उनके राष्ट्र ने उन्हें प्रदान किया। आगे है, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। आगे वे कहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो शरीर है इंग्लैंड का है, ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, और अंग्रेजी हवा में सांस लेकर के ये जो शरीर है विकसित हुआ है, बड़ा हुआ है। हम लोग इंडियन है तो हम लोग हिंदी हवा में सांस लेकर के पले बढ़े हैं। ये इंग्लैंड के थे रूपर्ट ब्रुक साहब, तो ये कह रहे हैं कि हम लोग इंग्लिश हवा में सांस लेकर के पले बढ़े हैं, यानी सारा का सारा आभार ये प्रकट कर रहे हैं अपने मातृभूमि को। आगे कहते हैं, वास्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम। और ये जो शरीर है इंग्लैंड की नदियों से नहाया हुआ ये शरीर है, और ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और राष्ट्र की रोशनी में आशीर्वाद पाया हुआ ये शरीर है। हर चीज़ वो अपने राष्ट्र को, अपने वतन को समर्पित करना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। कौन? कवि रूपर्ट ब्रुक साहब। आगे है, आगे अब हम सेस्टेट में आते हैं। इससे पहले हम ऑक्टेव की चर्चा कर रहे थे। जैसा कि मैं पिछले क्लास में बताया था कि हम इस कविता को जो पढ़ रहे हैं यह कविता सोनेट है, यानी सोनेट 14 लाइन की कविता है। सोनेट को 2 भागों में बांटा गया है, प्रथम ऑक्टेव और सेकंड सेस्टेट। ऑक्टेव में किसी मुद्दा को उठाया जाता है और सेस्टेट में उस मुद्दा का समाधान किया जाता है, उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो अब हम सेस्टेट को पढ़ेंगे। आगे कहते हैं, एंड थिंक दिस हर्ट और इविल सेड अवे। और सोचो, मैं अपने राष्ट्र के लिए शहीद हो जाऊं तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, धुल जाएंगे। उनका कहना है कि यदि मैं राष्ट्र के लिए शहीद हो जाऊंगा लड़ते लड़ते, तो मेरे द्वारा जितना भी किया गया पाप होगा वो नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आगे कहते हैं, ए फॉल्स इन द इटर्नल माइंड, यानी आगे ये कहते हैं कि ये जितना भी कुछ मैं कर रहा हूँ मेरे लोगों के मन में एक कंपन चलता रहेगा, मेरे साथी सैनिकों के मन में भी एक कंपन चलता रहेगा, मेरी बात याद आती रहेगी।
जैसे कि हम लोग देखे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे हम लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, ये जितने भी क्रांतिवीर थे वो अपने वतन के नाम पे शहीद हो गए। तो ये सारी चीज़ आज भी हम लोग के मन मस्तिष्क में चलता रहता है, एक कंपन की तरह चलता रहता है। तो वे भी कहना चाहते हैं कि जब हम राष्ट्र के लिए शहीद हो जाएंगे तो मेरे देशवासियों के मन में भी मेरे बारे में देशभक्ति का भाव उत्पन्न होगा और उससे प्रेरणा लेकर के वे आगे देश की रक्षा करेंगे। आगे चलते हैं हम। कहा गया कि नो लेस, जो कहीं ना कहीं गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवेन, जो कहीं न कहीं हमें इंग्लैंड की सोच से अवगत कराता है। और क्या क्या चीज़ से अवगत कराता है? साइट्स एंड साउंड्स, यानी आकांक्षाओं से अवगत कराता है। ड्रीम्स, सपनों से अवगत कराता है। हैप्पी एज हर डे, और प्रत्येक दिन की मिली हुई खुशी से अवगत कराता है। एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, और दोस्तों से मिली हुई हंसी ठिठोली से अवगत कराता है। आज भी हम लोग उस बचपन के सीन को कभी नहीं भूलते हैं, हमेशा याद रखते हैं कि कैसे हम लोग अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में हंसी ठिठोली करते थे और एक दूसरे पे कटाक्ष करते थे, एक दूसरे को चिढ़ाते थे और मज़ा लेते थे, हंसते थे। किसी का उपनाम बदल करके हम लोग रखते थे। तो ऐसे करके हम लोग खुश रहने का बहुत सारा जतन करते थे, वो भी करता था। तो वो जो हंसी ठिठोली है आज भी हम लोग को याद है। ठीक उसी प्रकार कवि रूपर्ट ब्रुक साहब को भी याद आ रहा है। एंड जेंटलनेस, और भद्रता से, विनम्रता से वो जो इंग्लैंड है उनका ये अवगत कराता है। आगे कवि चर्चा करते हैं। इन हर्ट्स एट पीस अंडर एंड इंग्लिश हेवन। आगे कवि महोदय रूपर्ट ब्रुक साहब चर्चा करते हैं कि मेरे स्वर्ग रूपी देश इंग्लैंड में, यानी मेरे जन्नत रूपी देश इंग्लैंड में हर दिल में शांति व सुकून होता है। और ये मेरा वतन जो हमें सब कुछ दिया, और इसके लिए मैं शहीद हो जाऊं तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा, ऐसी वे कामना करते हैं। That's it.